हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान के चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षा इनके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे किस तरह से कि जो क्षेत्र होते हैं, मतलब कोई विशेष क्षेत्र है तो उसकी एक विशेष प्रकार की आकांक्षा भी रहती है, इच्छा भी रहती है, तो वो हम इस लेसन में जानेंगे। सबसे पहले हमारा क्षेत्र और राष्ट्र और भारतीय दृष्टिकोण, यानी कि भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्षेत्र और राष्ट्र क्या होता है ये देखेंगे। इसमें राष्ट्र निर्माण में भारतीय दृष्टिकोण एकता और विविधता के सिद्धांतों को संतुलित करना है। राष्ट्र का अर्थ क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगा, यानी कि जो राष्ट्र, अगर हम राष्ट्र का मीनिंग ले तो उसमें क्षेत्र की उपेक्षा कभी भी नहीं होगी। विविधता के लिए भारतीय दृष्टिकोण का एक मूल सिद्धांत है, भारतीय राष्ट्र अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों के अधिकारों से इनकार नहीं करेंगे। यानी कि क्या है, जो भारत है उसमें विभिन्न समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, तो इन सब की जो संस्कृति है, इनसे जो है, इनके अधिकारों से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत ने विविधता के सवाल पर एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति देता है और उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में नहीं देखता है। यानी कि क्या होता है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है वो हमेशा गलती नहीं होती है। किसी क्षेत्र विशेष की कोई विशेष मांग हो सकती है, उसके लिए अगर कोई क्षेत्रीय आकांक्षा उत्पन्न हो रही है तो ये एक तरीके से राजनीतिक अभिव्यक्ति की जो मतलब माध्यम है, इसकी ये अनुमति देता है। लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब यह है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं को नीति बनाने की प्रक्रिया में पर्याप्त ध्यान और आवाज मिलेगा। यानी कि क्या होता है कि जो अगर लोकतंत्र है और हमारी राजनीति कैसी है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, तो इसमें जो ये क्षेत्रीय कोई मुद्दा होता है, कोई क्षेत्र की विशेष मांग होती है, इसके लिए हम नीति भी बना सकते हैं। फिर क्या है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को भारत से अलग होने के लिए कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर आंदोलन का सामना करना पड़ा। यानी कि क्या था कि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे भी क्या कहते हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, मोमडन लोग भी रह रहे हैं। तो इस तरह से मतलब विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, इस तरह से और भी जो पूर्वोत्तर, जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जाते हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो भी तो एक अलग तरीके का वहाँ पे अलगाववाद का मतलब जन्म हुआ है और वो लोग कई बार मतलब आंदोलन वगैरह करते हैं। तो इससे हमें क्या करना है कि मतलब सब चीज़ों को हमें दबाना नहीं है, उनके इश्यूज को सुनना है। इन घटनाओं के बाद भाषाई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के गठन के लिए कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। और देखते क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि भाषा के आधार पर, वैसे भी जो हमारा सबसे पहले जो एक राज्य बना था वो भाषा के आधार पर ही उसका गठन हुआ था, जैसे कि आंध्र प्रदेश। तो धीरे धीरे क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो वहाँ पे भाषा की जो मेजोरिटी है कि भाषा के आधार पर उनका गठन करने की मांग की गई, तो इसके लिए भी आंदोलन किए गए। फिर दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। अब हम क्या देखते हैं, दक्षिण में कई ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ भी थे, उसके लिए प्रदर्शन भी उन्होंने किए। अब समय बीतने के साथ देश की आंतरिक सीमाओं को फिर से परिभाषित करके विविधता की चुनौती को पूरा किया गया। अब है जम्मू कश्मीर, हम इसके एक बार इशू को देखते हैं। क्या है, कश्मीर मुद्दे को हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जाता है। यानी कि आज़ादी के समय से ही ये जो जम्मू कश्मीर का इशू है वो भारत और पाकिस्तान में काफ़ी मतलब ज़्यादा ही मुख्य रूप से माना जाता है। जम्मू और कश्मीर में 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू तलहटी और मैदानों का मिश्रण, कश्मीर है जो उसमें कश्मीर क्षेत्र का दिल, बहुत कम आबादी वाला लद्दाख, पहाड़ी क्षेत्र जो बौद्धों और मुसलमानों के बीच समान रूप से विभाजित है। अब 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। राज्य में मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन हरि सिंह राज्य के जो है हिंदू शासक थे, तो इसलिए जो है ये मतलब शायद पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए उस वक्त। लेकिन क्या इनको भारत की एक कोशिश के द्वारा इनको जो है भारत में शामिल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से आदिवासी घुसपैठियों को भेजा। ये बात हो रही है उस समय की जब भारत आज़ाद हो गया था और जो रियासतें बची थी, क्योंकि रियासतों को ऐसा बोला गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या फिर वो भारत में शामिल हो सकती हैं, और चाहे तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को अपने में शामिल करने के लिए वहाँ पे जो आदिवासी घुसपैठी थे उनको भेजना शुरू किया। इससे हरि सिंह जो वहाँ के शासक थे, उस समय राजा थे, इससे हरि सिंह को भारतीय सैन्य ने मदद के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने भारत से मदद मांगी।
फिर क्या होता है यहाँ पे, भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एसेशन 1 के एक उपकरण पर हस्ताक्षर किए, यानी कि ये जो विलय पत्र है उस पर साइन किया उन्होंने, ताकि जो है जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत में हो गया। ये सहमति हुई कि एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद, यानी कि जो अभी क्या है, अभी तो वहाँ पे मतलब थोड़ा इशू चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी भारत में विलय तो हो गया, लेकिन जब ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जब प्रॉब्लम एक बार खत्म हो जाएगी, फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों के विचारों को, उनके भविष्य के बारे में पता लगाया जाएगा और भारत जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सहमत हो गया। यानी कि क्या, उस वक्त जो है जम्मू और कश्मीर को स्पेशल मतलब छूट दी गई, स्वायत्तता दी गई, लेकिन उनसे ये कहा गया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो यहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। और फिर बाहरी और आंतरिक विवाद क्या है। बाहरी तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं, इस वजह से पाकिस्तान उस पर क्लेम करता है। पाकिस्तान ने 1947 के राज्य के एक आदिवासी आक्रमण को प्रायोजित किया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। जब ये पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजता है तो उस समय क्या होता है, जो कुछ हिस्सा वो लोग जीतते हैं उसको पाकिस्तान अधिकृत राज्य भी कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो पाकिस्तान वो क्लेम करता है। फिर क्या है, भारत इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे का दावा करता है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर के रूप में वर्णित करता है। यानी कि जो पीओके का एरिया है तो उसको जो पाकिस्तान ने क्या किया था, आज़ाद कश्मीर, यानी कि कश्मीर को उन्होंने आज़ाद करा, वो इस तरीके से शो करते हैं। फिर क्या है, ये तो हमारा जो अभी हमने पाकिस्तान और कश्मीर का इशू पढ़ा वो हमारा था बाहरी मुद्दा। अब हम आंतरिक रूप से देखते हैं क्या है। भारतीय संघ के भीतर कश्मीर की स्थिति के बारे में विवाद है। अनुच्छेद 370 भारत के अन्य राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देता है। राज्य का अपना संविधान है। विशेष ध्यान दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को उकसाता है। अभी क्या है, ये तो जो है आपकी पहले की बात है कि धारा 370 के तहत कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन काफी मिला हुआ था, बट अब जो ये चीज है उसको हटा दिया गया है। फिर हम क्या देखते हैं, 1948 से राजनीति। 1953 और 1974 के बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ समय तो कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ सत्ता में रही, लेकिन अब देखो क्या होता है, वहाँ की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, तो उसमें क्या होता है, पहले तो अगर केंद्र के साथ रिलेशन सही है तो पार्टी वो आराम से चलती है, लेकिन केंद्र के साथ जैसे इशू उनके थोड़ा सा रिलेशंस खराब होते हैं तो जो वहाँ की जो पार्टी है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो सत्ता में रही, लेकिन बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। इस प्रकार कांग्रेस ने राज्य की सरकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित प्राप्त कर लिया। 1974 में इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौते पर पहुंची और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, जो शेख अब्दुल्ला जी है जो पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अभी इनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनको भी अभी कुछ टाइम पहले अरेस्ट किया गया था। तो हम देखते हैं इस तरह से 1982 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिता की मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला जो है सफल हुए। फारूक अब्दुल्ला को जल्द ही राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। सेम यही चीज जो उनके फादर के साथ हुई थी वही चीज इनके साथ भी रिपीट होती है। अगर केंद्र के साथ रिलेशन ठीक है तो ठीक होता है, नहीं तो अगर जरा सा इशू होता है तो फिर क्या होता है, जो केंद्र की सरकार हो इनको क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार का एक मुखिया के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं, और जो राज्यपाल है उसकी सहायता के अनुसार, मतलब उसकी सहायता से जो केंद्र सरकार है वहाँ की जो पावर में होता है जैसे मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त कर सकती है। राज्य की राजनीति में उतार चढ़ाव 1986 तक जारी रहा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने पर सहमति जताई। अब उग्रवाद प्रभाव क्या है, इसका उग्रवाद क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। 1987 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत मिली और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए। फिर क्या होता है, 1989 तक राज्य एक अलग कश्मीर राष्ट्र के कारण आसपास जुटाए गए उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गया। फिर क्या था, 1990 की अवधि के दौरान जे.एंड.के ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्यवाही के माध्यम से हिंसा का अनुभव किया। इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे हिंसा बहुत ज्यादा होती है। फिर 2002 में जे.एंड.के ने एक निष्पक्ष चुनाव का अनुभव किया जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदल दिया गया। अब हम क्या देखते हैं, अलगाववाद। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब अलग होने की जो भावना होती है उसको क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं।
अलगावत कश्मीर के रोम में 1989 में सामने आया और यह विभिन्न किस्सों से बना है। अलगाववादियों का एक खतरा एक अलग कश्मीर राष्ट्र भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र चाहता है। यानी कि क्या है कि जो कश्मीर है JNK, उसको इससे पहले, अभी से पहले जो 300 धारा के तहत उसको स्पेशल मतलब बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी गई थी और बहुत ज़्यादा उसको स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो लेकिन क्या है, कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो अभी हमें स्वायत्तता मिल रही है पाकिस्तान के लोगों का, सॉरी पाकिस्तानी JNK के लोगों का, वो स्वायत्तता जो है अभी कम है, हमें रियायतें और भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों का क्या कहना है कि हमें ना तो पाकिस्तान में जाना है ना ही भारत में जाना है, कश्मीर एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर में से वो एक है बहुवचन समाज और राजनीति के जीवंत उदाहरण है। एक और विविधता और विचलन और दूसरी ओर संघर्ष की निरंतर स्थिति के बावजूद राज्य की बहुवचन और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति काफ़ी हद तक बरकरार है। फिर क्या होता है, अभी तक तो हमने देखा था JNK का इशू है। फिर अब हम देखते हैं पंजाब में भी जो है अलगाववादी समूह है, मतलब कि वहाँ पे एक जगह को खालिस्तान, इन्होंने कि अलग देश ही बनाने की मांग कर दी कि खालिस्तान के नाम से पंजाब में ही मतलब अलग देश बनाएंगे। इस तरह से 1980 के दशक में पंजाब राज्य में बड़े विकास हुए। राज्य की सामाजिक संरचना को पहले विभाजन और बाद में हरम और हिमाचल प्रदेश के नक्काशी के साथ बदल दिया गया था। अकाली दल जो 1920 में सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में बना था, ने पंजाबी सूबा के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाब को 1966 तक पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण के लिए भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने का इंतजार करना पड़ा। फिर क्या होता है, अब क्या इसके राजनीतिक संदर्भ हम देखते हैं क्या क्या है। पुनर्गठन के बाद क्या होता है, अकालियों 1967 में और फिर 1977 में सत्ता में आई। 1970 के दशक के दौरान अकालियों का एक वर्ग इस क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगा। यह 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में परिलक्षित हुआ। अब हिंसा का एक चक्र है, वो हम देखेंगे किस तरह से। आतंकवादियों ने अपना मुख्यालय सिख पवित्र मंदिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर बनाया और इसे एक सशस्त्र किले में बदल दिया। जून 1984 में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्यवाही के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कोड नाम किया। जो ये किसके शासन काल में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था, जिसमें सरकार आतंकवादियों को सफलतापूर्वक निकाल सकती थी। इस ऑपरेशन में मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सिख भावनाओं को आहत किया और उनके विश्वास को एक ठेस पहुंची बहुत ज़्यादा ही। फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। अब इसी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, कई लोग उसी से नाराज होते हैं और कहते हैं कि उसके बाद जो है सिख ने ही जो है इंदिरा गांधी की हत्या की थी। फिर होता है क्या, 21 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा उनके आवास के बाहर ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में की गई थी। अब उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हिंसा ने सिख समुदाय के खिलाफ जगह जगह और लगभग एक सप्ताह तक जारी, मतलब हिंसा जो है सिख जो समुदाय इनके लिए बहुत जारी रही उस समय, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक सिखों की हत्या हुई। अब शांति के लिए सड़क। 1984 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उदारवादी अकाली नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और जुलाई 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल अकाली दल के जो अध्यक्ष थे उस समय के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते को राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, लोंगोवाल समझौते या पंजाब समझौते। अब हिंसा का जो सिलसिला था लगभग एक दशक तक जारी रहा और 1990 के मध्य तक पंजाब में शांति लौट आई। अकाली दल और भाजपा के गठबंधन ने 1997 में राज्य के पहले आम चुनाव के बाद के उग्रवाद के दौर में एक बड़ी जीत हासिल की। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पंजाब में भी जो अलगाववाद की स्थिति है वो हुई थी। फिर आते हैं हम पूर्वोत्तर, जो हमारे 7 सिस्टर्स है उसमें क्या था, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब 7 राज्य शामिल है, जिन्हें 7 बहन भी, 7 सिस्टर, 7 बहन पूर्वोत्तर राज्य, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। इस क्षेत्र में 1947 में काफ़ी बदलाव देखा गया। पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र में काफ़ी राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। अब है उत्तर पूर्व और शेष भारत के बीच विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कमज़ोर संचार ने वहाँ की नाजुक प्रकृति को जोड़ दिया है। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में 3 मुख्य मुद्दे जो हैं वो हावी हैं। स्वायत्तता की मांग, यानी कि वो लोग स्वायत्तता की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। अलगाव के लिए आंदोलन और बाहरी लोगों के विरोध, यानी कि जो असम आपने देखा होगी, असम में जो है कई जो बांग्लादेशी वो लोग आ गए हैं, तो जो वहाँ के जो संसाधन है असम के, वो क्या संसाधन तो सीमित है। अब कोई अगर बाहर से आया है तो वो उसका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये लोग आंदोलन करते हैं। फिर स्वायत्तता की मांग।
अब स्वतंत्रता के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरे क्षेत्र में असम राज्य शामिल था। विभिन्न मुद्दों पर पूरे राज्य में विरोध और विरोध प्रदर्शन हुए। अलग अलग समय पर केंद्र सरकार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से बाहर करना पड़ा था। पूर्वोत्तर का पुनर्गठन जो है 1972 तक पूरा हो गया था। अब अलगाववादी चले जो आंदोलन थे वो कैसे थे वहाँ पे वो देखते हैं। स्वायत्तता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे मिजोरम और नागालैंड आदि में अलगाववादी आंदोलन थे। स्वतंत्रता के बाद मिजो पहाड़ियों के क्षेत्र को असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बनाया गया था। असम सरकार द्वारा मिजो पहाड़ियों में 1959 के महान अकाल का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहने के बाद जो अलगाव आया था उस समय अकाल जो आया था उसका जो जवाब है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाई थी जो असम सरकार थी। तो उसके जब विफल रहा तो क्या होता है, अलगाव के लिए एक आंदोलन को लोकप्रिय जो है इससे समर्थन मिलता है। फिर मिजो के गुस्से ने लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया। फिर MNF ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, पाकिस्तानी सरकार से समर्थन प्राप्त किया और पूर्वी पाकिस्तान में शरण ली। फिर 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और नागालैंड की कहानी मिजोरम से मिलती जुलती है, सिवाय इसके कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी और अभी तक ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ है। हिंसक विद्रोह के एक वर्ग के बाद नागाओं के एक वर्ग ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यह अन्य विद्रोही के लिए स्वीकार्य नहीं था। यानी कि जो होता है क्या कि गवर्नमेंट के साथ अगर उनका कोई समझौता हुआ है तो उससे कई बार जो है सभी लोग सहमत नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए जो अन्य विरोधी हैं उनके लिए चीज़ स्वीकार्य नहीं थी। अब बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, अब बाहरी लोग कौन होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनके लिए उनके खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। पैमाने पर प्रवासन ने एक विशेष प्रकार की समस्या को जन्म दिया जिसने स्थानीय समुदायों को के खिलाफ खड़ा कर दिया जिन्हें बाहरी या प्रवासियों के रूप में देखा जाता था। इस मुद्दे ने उत्तर पूर्वी के कई राज्यों में राजनीतिक और कभी कभी हिंसक रूप ले लिया है। 1979 से 1985 तक का असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ इस तरह के आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू एक छात्र समूह है जो किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं है। ये क्या है, एक स्टूडेंट यूनियन है और ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। ने एक विदेशी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन की मांग की। 1951 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने बोला। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो कई के आंदोलन क्या है वो अलगाववादी भी होते हैं, ठीक है, और कई के आंदोलन होते हैं जो एक विशेष डिमांड की मांग करते हैं। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अगर आंदोलन हो रहे हैं तो वो एक अलगाववादी प्रवृत्ति से ही किए जाएं। आंदोलन के सफल समापन के साथ ASU और असम गण संग्राम परिषद ने खुद को एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया जिसे असम गण परिषद कहा जाता है, जो 1985 में विदेशी नागरिकों को हल करने के वादे के साथ सत्ता में आया था। एक स्वर्ण असम का निर्माण करे, यानी कि जो पार्टी है वो किस उद्देश्य से आई थी कि जो ये इश्यूज आ रहे हैं असम में उसको ठीक करेंगे लोग।